Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your host Suraj Narayan Ambarkar. Today we will learn about the evidences of evolution. We have seen about the evolution, right? What is evolution? So evolution क्या है? एक slow and gradual changes है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं। तो ये जो प्रूफ हम लोगों को मिले हैं उसे हम कहते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ये 6 टाइप्स में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। तो ये कैसे ख्याल में रखना है, इसके कुछ बेसिक्स हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलो आज हम देखते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में फर्स्ट एविडेंस जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या है ये बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी की एक डेफिनेशन है। मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज, शेप, स्ट्रक्चर, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसको स्टडी करना, इट मीन्स द मॉर्फोलॉजी। और उसी के बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को स्टडी करने होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हम लोगों को कैसे पता चला कि इवोल्यूशन, यस इवोल्यूशन ये प्रोसेस हुई है, इस ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि डॉग है, शिप है, गोट है, फॉक्स है, इन सब लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक जैसा होता है ना। उनकी जो एक प्रकार एक जैसी एक जो अरेंजमेंट है आँखों की, जॉज की जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी दिखते हैं। और उनका जो एक्जोस्केलेटन है वो पूरा हेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यस मे बी दे आर इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। वैसे ही अगर हम लोग प्लांट के बारे में अगर देखते हैं तो लीफ जो होते हैं, ट्रंक जो होते हैं, उनके सेलुलर अरेंजमेंट, देन लीफ के वेनिएशन अरेंजमेंट, लीफ शेप, लीफ साइज, ये भी हम लोगों को कुछ तौर पर सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि मॉर्फोलॉजिकली दीज प्लांट्स और दीज ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्टर्स विच वेयर द सेम एंसेस्टर। तो इसको हमें इस तरह से याद में रखना है। ठीक है, देन द नेक्स्ट एविडेंस वी आर हैविंग दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अभी एनाटॉमिकल एविडेंसेस कैसे ध्यान में रखना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ जो किताब में नहीं दी हुई है। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहते हैं एनाटॉमी। सो एनाटॉमी में हम लोगों को क्या देखना है, आपके किताब में डायग्राम दी गई है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बोन स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली या फिर ऊपर ऊपर अगर हम उसको देखते हैं तो वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। लेकिन जब हम लोग स्केलेटन लेवल पे, एनाटॉमी लेवल पे उनका स्टडी करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि उनकी बोन्स की अरेंजमेंट जो है वो एक जैसे है, उनके जॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है वो एक जैसी है। इस पर से ही हम लोगों को पता चलता है कि येस मे बी दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम अ सेम एंसेस्टर। सो एनाटॉमी को डेफिनेशन से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, द थर्ड एविडेंस वी हैव टू स्टडी इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि उसके पेट में दर्द हुआ, फिर उसका अपेंडिक्स बढ़ गया था और अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। तो भाई अगर हमारे शरीर के एक ऑर्गन को हम लोग ऑपरेट करके निकाल रहे हैं तो हमारे शरीर पे कोई उसका नुकसान नहीं होगा। तो उस ऑर्गन को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका कोई नुकसान नहीं होता है, वो एज अ गेस्ट की जैसे हमारे शरीर में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली हमारे शरीर में उस अपेंडिक्स नाम के ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करने के लिए बहुत काम में आता था। अभी भी अदर ऑर्गेनिज्म में, रेमनट्स में वो ऑर्गन जो है वो बहुत काम में है, वो यूज़फुल है। लेकिन हमारी बॉडी में वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो अभी पैनक्रियाज ने, अदर ग्लैंड्स ने ले लिया है, तो उसको तो कोई काम नहीं। तो फिर क्या, वो बैठे बैठे बैठा रहता है और फिर जब उसको बोर हो जाता है तो हमारे शरीर में वो तकलीफ देना शुरू कर देता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए बोलते हैं कि कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो उसको कोई काम नहीं रहता, बाद में क्या करता है, हमको तकलीफ देना शुरू कर देता है और इसीलिए फिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो अंडर डेवलप है
या फिर यूजलेस है हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये प्रीवियसली इवोल्यूशन पीरियड में उस ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत काम के थे, लेकिन ड्यू कोर्स में अचानक से कोई ऑर्गन डेवलप नहीं होता, अचानक से कोई टिश्यू डेवलप नहीं होता है, सुन लो मेरी बात। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग में फिट बैठने के लिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से चलने के लिए हम लोगों को डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते, उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो फिर डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग। वैसे ही हमारे बॉडी में कॉकिक्स नाम का एक बोन है बेनिथ द स्पाइनल कॉर्ड, एट द बॉटम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम में भी पहले टेल नाम का एक ऑर्गन था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हमारे दोनों पैरों पे चलना शुरू किया, हम लोगों ने हमारा बॉडी बैलेंस दोनों पैरों पे बैलेंस कर लिया, तो वो जो टेल का जो यूज़ था वो चला गया, इसीलिए धीरे धीरे वो जो टेल थी वो डिजनरेट हो गई। ठीक है, वैसे ही ईयर पिन्ना जो थे वो हम में डिजनरेट हो गए हैं, लेकिन मंकीज़ में ईयर पिन्ना की मूवमेंट आप लोग देख सकते हो। वैसे ही विजडम टीथ, वैसे तो कितने टीथ होते हैं ह्यूमन एनिमल में? 32, ओके, 32 पेयर्स ऑफ टीथ। लेकिन ये जो विजडम टीथ होते हैं ये पहले हमारे जॉज में होते थे, बट ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जॉ का जो शेप था वो बदल गया। ठीक है, इसीलिए वो विजडम टीथ धीरे धीरे डीजनरेट हो गए। लेकिन अभी भी कुछ इंसानों में ये विजडम टीथ एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 32 आते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं विजडम टीथ। मराठी में उसको बोलते हैं अक्कल दाढ़, ऐसा भी बोलते हैं, फिर अभी इसको अकल आ जाएगी, है ना। तो ये जो विजडम टीथ है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, तो इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी एक एविडेंस है, किस लिए? इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ एविडेंस जो है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। पैलेंटोलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ इम्प्रेशंस एंड फॉसिल्स। ओके, इवोल्यूशनरी स्टडी से बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉसिल्स और इम्प्रेशंस क्या है? क्या होता है, प्रीवियस पीरियड में ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म थे वो बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न, डिज़ास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या हुआ, वो बरीड हो गए और उनके जो बॉडी के इम्प्रेशन थे लाखों साल तक वो वैसे ही रहे। तो उसकी वजह से उनके बॉडी इम्प्रेशंस जो थे, ठीक है, वो कुछ ज़मीन पे या फिर रॉक पे या फिर आइस में उनकी इम्प्रेशन रह गए, और उस इम्प्रेशंस को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ठीक है, इन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बुनियाद पे ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना था, वो आज से कितने साल पहले अस्तित्व में था इस पृथ्वी पे। ठीक है, और उस वक्त का सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा था। इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कार्बन डेटिंग। ओके, ये कार्बन डेटिंग जो है माय फ्रेंड्स, ये कार्बन डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन डेटिंग है ये सर विलार्ड लिबी ने ढूंढ के निकाले थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अभी जैसे ही कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन हुआ, इस इवोल्यूशन स्टडी में एकदम से स्पीड आ गई। क्यों? कार्बन डेटिंग जो बोलते हैं वो किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कोई एनिमल या प्लांट उसकी डेथ हो जाती है तो उनमें कार्बन का कंजम्पशन जो होता है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो कार्बन का कंजम्पशन बंद हो जाता है, लेकिन C14 कार्बन जो है उसका जो होता है डिग्रेडेशन वो शुरू रहता है। तो हमारे शरीर में नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल है C14 और एक C12 है जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बन है। इन दोनों का जो रेशियो निकलता है उस रेशियो को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, और इसी पर से हम लोग उस पर्टिकुलर फॉसिल की कार्बन डेटिंग करके उसका एज निकाल सकते हैं, और फिर उस एज से हम लोग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं कि उस वक्त उसके सराउंडिंग में कैसा एनवायरनमेंट था। तो इसीलिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका, वो है कनेक्टिंग लिंक्स। अभी कनेक्टिंग लिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बता देता हूँ इवोल्यूशन कैसे हुआ था। हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा है क्या कि
लाइफ की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई थी, तो पानी में हुई थी। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। देखो, बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम ही बेसिक्स है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद में रखनी है, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को फिर धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये क्या, हम लोग पानी में बैठे, चलो ज़मीन पे जाके देखते हैं क्या। तो उन्होंने क्या क्या शुरुआत किया, ज़मीन पे किनारों पे आते चले गए, फिर से पानी में, किनारों पे जाते हैं फिर से पानी में। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये हैबिट डेवलप कर ली कि वो थोड़ी देर ज़मीन पे रह सकते थे, और धीरे धीरे फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ये एडेप्टेबिलिटी कर ली अपने शरीर में, उनको कहा गया एम्फीबियंस, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन लाइव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर ऑल्सो। वैसे उनमें चेंजेस होते चले गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या एडप्ट किया, वो अपने स्किन से, गिल से रेस्पिरेशन कर सकते थे वाटर में, और फिर उनमें लंग्स भी डेवलप हो गए, उनमें लंग्स भी डेवलप हो गए, जिसकी वजह से वो लैंड पे भी रह सकते थे। फिर एम्फीबियंस जो थे, फिर एम्फीबियंस को क्या लगा कि यार ये क्या, हम लोग पानी में जाते हैं, फिर से लैंड पे आते हैं, फिर से पानी में जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को वो बोर होने लगा, ठीक है। तो फिर उनमें से कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम लोग यहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते अभी ये हुआ होगा, ठीक है, वो जेनेटिक म्यूटेशन में थिंकिंग चली गई, ठीक है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ऐसी बातचीत नहीं की, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे कहानी के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोगों के ये जो सोच थी वो जीन्स में चली गई, वो एडेप्टेशन हो गया, और उनमें से फिर इवॉल्व हुआ रेप्टाइल क्लास, ठीक है। अभी ये रेप्टाइल क्लास जो थे, ये सरपंच थे है ना, वो ऐसे रेंग रेंग के चलते थे। फिर उनमें से कुछ लोगों को, कुछ एनिमल्स को और लगने लगा, यार ये क्या, हम लोग रेंगते रेंगते चलते हैं, हमारी पूरी स्किन घिस जाती है, तो कितना अच्छा होता कि अगर हम आसमान में उड़ पाते, वैसे आसमान में देखते रहते, है ना, कि हम लोग उड़ पाते, हम लोग वहाँ पे जा सकते। तो और कुछ रेप्टाइल्स को ऐसे लगता था कि यार ये क्या, हम लोग घिसते हैं, ज़मीन गर्म हो जाती है, सब ये गंदगी लग जाती है, हम लोग कितना अच्छा होता अगर ये हम ज़मीन से ऊपर उठते। तो सो धीरे धीरे क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन लाखों करोड़ों साल लगे इसको, ऐसे सडनली नहीं हुआ, ठीक है। तो रेप्टाइल से ही एव्स क्लास इवोल्यूट हुआ है, और रेप्टाइल से ही टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूट हुए हैं, जिसमें हम मैमल्स को, हम लोगों को आज मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, एक्वेटिक, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से फिर टेरेस्ट्रियल और एव्स, ओके। सो ये इवोल्यूशन का एक फंडा है, जिसे हम लोग सेंट्रल डोगमा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो ये पर्टिकुलर कनेक्टिंग लिंक्स थे, तो कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कनेक्टिंग लिंक्स थे, ओके, कनेक्टिंग लिंक्स मीन्स व्हाट, एम्फीबियंस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड रेप्टाइल्स। वैसे ही एक आर्चोप्टेरिक्स नाम का फॉसिल हम लोगों को मिला था। ये आर्चोप्टेरिक्स ऐसा बंदा था जिसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे, मतलब स्केल्स थे बॉडी पे, क्लॉज थे, टिथ थे। अब मज़े की बात यह है कि इस आर्चोप्टेरिक्स को टिथ कहाँ पे थे, तो बीक पे थे, क्योंकि इसमें एव्स के भी कैरेक्टर थे। इसके शरीर पे स्केल्स भी थी और फीदर्स भी थे, ठीक है, और फोरलिम्स जो थे उसके, वो विंग्स में डेवलप हो गए थे। तो ऐसा आर्चोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। वैसे ही आप लोगों को किताब में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि पेरीपैटस है, विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, दो डिफरेंट क्लास के कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में होना। तो इनमें से जैसे एम्फीबियन ने एडप्ट कर लिया, वैसे एम्फीबियन क्लास गायब नहीं हुआ है, ठीक है, एम्फीबियन वैसे ही था, लेकिन आर्चोप्टेरिक्स गायब हो गए, देन पेरीपैटस गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिर सस्टेन नहीं कर पाए ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में, ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग को वो बेयर नहीं कर पाए, इसलिए वो गायब हो गए। लेकिन इससे हमें उनके फॉसिल से पता चलता है कि एक क्लास दूसरे क्लास से इवोल्यूट हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट एविडेंसेस है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी इसमें क्या होता है, आपकी किताब में जो डायग्राम दी गई है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो थर्ड स्टेज पे हम लोगों को किसी भी फीटस के डायग्राम में कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में हर ऑर्गेनिज्म के फीटस में एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है वो नियर अबाउट सेम है। और इस पर से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वी ऑल आर फ्रॉम द सेम एंसेस्टर,
दैट इज़ द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। सो इस तरह से ये एविडेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिए और ध्यान में रखिए। जाते जाते इतना ही कहूँगा, फिर से अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है ये आपको बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।